जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं जो कि हम कर रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पार्ट 2 है, उसके क्वेश्चन आंसर लेकर प्रस्तुत हुए। ये क्वेश्चन आंसर आपके पाठ्य पुस्तिका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क है, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। दूसरा, हमें तो यह साधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लगा। तीसरा, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः ही टूट गया। चौथा है, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस पुराने धनुष के तोड़ने से हमें क्या मिलना था। प्रश्न नंबर 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से है। राम स्वभाव से कोमल, विनम्र, निडर, साहसी, धैर्यवान, मृदुलभाषी व तथा बड़ों की आज्ञा मानने वाले हैं। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत हैं। लक्ष्मण क्रोधी हैं, स्वभाव के हैं और लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम कहीं और क्रोधित न हो जाएं। लक्ष्मण निडर, साहसी, बुद्धिमान, व्यंग करने में निपुण तथा क्रोधी स्वभाव के हैं। प्रश्न नंबर 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखो। आप पूरा ही हमारा संवाद शैली में था, आप कोई भी पैराग्राफ लेकर पूरा संवाद लिख सकते हैं, उसका कुछ अंश मैंने इसमें डाला है, ये आपकी चॉइस है। संवाद शैली कुछ इस प्रकार से है। लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। परशुराम, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। यह शिव जी का धनुष है। चुप हो जा और मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हा, विपुल बार मही देवनि दीना। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बलो की मही कुमारा। मातु पिता जिनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अभ्रक दलन, परसु मोर अति घोर। उत्तर है इसका, परशुराम ने अपने विषय में ये कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं। समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया है और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्रबाहु के बाहों को काट डाला है। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख लें। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। ठीक, तो नेक्स्ट दे रखा है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहला, शूरवीर योद्धा जो होते हैं वो युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करने की अपनी शूरवीरता का परिचय करके ही देते हैं।
वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण व गाय और जो दुर्बल व्यक्ति पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते एवं अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र न कर के निडरता पूर्वक उनका सामना करते हैं। प्रश्न नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमान और उद्दंड बन जाता है। साहस और शक्ति के ये दो गुण एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्रता व्यक्ति किसी भी स्थिति में सरलता पूर्वक शांत रह सकता है। परशुराम जी साहस और शक्ति का संगम है। राम विनम्रता, साहस व शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्पष्ट कीजिए। बहसी लखुन बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारु, चरत उड़ावत फूक पहारू। तो इसका हम स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रसंग इस प्रकार से है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उपयुक्त पंक्तियों में लक्ष्मण के द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों के प्रति उत्तर दिया गया है। भाव क्या है? लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से परशुराम पर व्यंग करते हुए बोले, मुनीश्वर, तो अपने को बड़े भारी योद्धा समझते हो, मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हो। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। नेक्स्ट है आपका, इहाँ कुंभण बतिया कोई नहीं, ते तर्जनी देख मरी जाही, देख कुठारु सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उपयुक्त पंक्ति में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों के प्रति उत्तर दिया गया है। भाव इस प्रकार से है। भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तर्जनी को देखकर मुरझा जाएं। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास न करें। अपने हाथ में धनुष बाण देखा तो है, लगता है सामने कोई वीर योद्धा आया है। ऐसा लगता है जैसे कोई सामने वीर योद्धा आया है। स्पष्ट कीजिए। गाधी सुनी कह हृदय सही, हसी मुनहि हरि यर सूझ, अयमन खांड न राख में, अजहु न भूज अभूज। तो प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उपयुक्त पंक्तियों में परशुराम जी के द्वारा बोले गए वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन में परशुराम जी की बुद्धि और समझ की पर तरस खाते हैं और कहते हैं कि विश्वामित्र ने परशुराम के वचन सुने और परशुराम ने बार बार कहा कि मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। विश्वामित्र हृदय में मुस्कुराते हुए परशुराम की बुद्धि पर तरस खाते हुए मन ही मन में कहते हैं कि गंधी पुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। उन्हें न ये गन्ने की खांड समझ रही हैं, वे तो लोहे की बनी तलवार की भांति हैं। इस समय परशुराम जी की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्ति लिखिए। तो तुलसीदास रस प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा रस की खान है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालखंड से ली गई है। तुलसीदास ने इनमें दोहा, छंद, चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। प्रत्येक चौपाई के संगीत के सुरों में डूबे हुए प्रतीत होती हैं, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य और आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रही है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इन काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। 9. इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग काव्य है। उदाहरण के लिए, बहु धनि तोरि लरकाई, कभू न असी रिस कहीं गोसाई। इसमें बहुत व्यंग दे रखा है, आप कोई भी उदाहरण डाल सकते हैं। जो भी पंक्ति आपको लर्न हो जाएगी आप उसका उदाहरण इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। मैंने ये 2 उदाहरण डाले हैं। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष को तोड़ने पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं तब हम पर कोई क्रोध नहीं किया। नेक्स्ट दे रखा है, मात पितः जनि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अभ्रक दलन परशु मोर अति घोर। तो परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अरे राजा के पुत्र, मर कर माता पिता की सोच का कारण मत बन। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रस्तुत अलंकार पहचान कर लिखिए। बालको बोली बधो नहीं तो ही। तो इसमें अलंकार जो है बाबा का उच्चारण हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार है क्योंकि बाबा का उच्चारण बार बार इसमें हो रहा है आवृत्ति होने के कारण। नेक्स्ट दे रखा है, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। तो अनुप्रास अलंकार में भी का उच्चारण होने के कारण, अधिक बार आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। और उपमा अलंकार कोटि कसु सम यानी समान, इसलिए उपमा अलंकार इसमें है। एक वचन को अलंकार है क्योंकि परशुराम जी एक वज्र के समान बताया गया है। निम्नलिखित पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। तो इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा काल यानी हाँक, जुन यानी जनु जानु मनु मन जनु, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। पुनरुक्ति अलंकार प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति बार बार आने के कारण इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार बार शब्द को 2 बार आवृत्ति हुई है, इसका अर्थ भिन्नता नहीं है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। लखन उत्तर आहुति सरिल, भृगु बर कोप कुसार, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल बान। तो इसमें उपमा अलंकार दे रखा है और दे रखा है उत्तर आहुति सरिस, समान दे रखा है ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया, सरिस और सम इसका प्रयोग है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। तो आगे दे रखा है जल सम वचन। तो जल सम वचन, जल के समान वचन। तो इसमें क्या दे रखा है, रूपक अलंकार उपमा अलंकार है क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं। रूपक अलंकार रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है और श्री राम के गुणों के समानता सूर्य से की गई है। अब आपके उत्तर, इसमें पुस्तिका का रचना अभिव्यक्ति दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जागरूक बराबर पड़ी है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों को चित्त निवृत्ति का उपाय ही न कर सके।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके लिए पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। आप अपने मत से भी इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये रचना अभिव्यक्ति है। आप किस तरह से किसी की रचना कर रहे हैं वो आपके विचार हैं, लेकिन मैं उसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ जो इस प्रकार से हैं। पक्ष में विचार। क्रोध बहुत बातों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। जैसे अगर विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान ना दे और शिक्षक उस पर क्रोध ना करे तो वह विद्यार्थी का भविष्य कैसे उज्जवल करेगा। यदि कोई समाज में लोगों पर अन्याय कर रहा है और लोग बिना क्रोध किए देखते रहेंगे तो न्याय की रक्षा कैसे होगी। यहाँ है इसके विपक्ष में विचार। क्रोध एक चक्र है जो चलता ही रहता है। आप किसी पर क्रोध करेंगे तो वह भी आप पर क्रोधित होता है और उसका क्रोध देखकर आप फिर से क्रोधित होंगे। इस प्रकार क्रोध के वश आप प्रथम स्वयं को ही हानि पहुंचाएंगे। क्रोध करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है और समय का भी व्यर्थ व्यय होता है। आगे दे रखा है आपका संकलित अंश में राम के व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है। लक्ष्मण लगातार व्यंग वाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को किस परिस्थिति में देखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा है। मेरा व्यवहार राम और लक्ष्मण के बीच का होता, मैं लक्ष्मण की तरह परशुराम के अहंकार को दूर जरूर करता, किंतु उनका अपमान न करता। मैं शायद अपनी बात लक्ष्मण की तरह जोर जोर से बोलकर उनके समक्ष रखता। अगर वे सुनते तो राम की तरह विनम्रता से उन्हें समझाता। आगे दे रखा है 13 क्वेश्चन। अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। तो ये आप अपने, क्योंकि इस प्रसंग को आप अपने अनुभव से लिखोगे, इसीलिए आप इसको अपनी तरफ से लिखेंगे। दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखो। मैंने एक कहानी लिखी है। हमारी कक्षा में राजू जैसे ही प्रवेश करता है सभी उसे लंगड़ा लंगड़ा कर कहते हैं, संबोधित करने लगते हैं। राजू बचपन से ही ऐसा नहीं था। किसी घटना के शिकार स्वरूप उसकी यह हालत हो गई थी। राजू की सहायता करने की वजह सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसको आत्मा घायल हो जाती है, परंतु राजू किसी से कुछ नहीं कहता, न बोलता, चुपचाप अपना काम करते रहता और न ही कभी किसी शिक्षक से बच्चों की शिकायत करता। ऐसा लगता है मानो वह किसी विचार में खोया है। सारे बच्चे दिन भर ऊधम मचाते और उसे तंग करते रहते, परंतु वह हर समय पढ़ाई में मग्न रहता और इसका परिणाम यह निकलता कि विद्यालय में 10वीं का वार्षिक परिणाम निकला तो वह विद्यार्थियों की आंखें फटी की फटी हो रह गईं, क्योंकि राजू अपने विद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रथम क्रमांक लाता है। वहीं विद्यार्थियों को कल तक उस पर हंसते थे, आज उसकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। उसकी शारीरिक क्षमता का उपहास उड़ाने वालों का राजू ने अपनी प्रतिभा के मुंह सिल दिया और चारों ओर राजू की ही चर्चा हो रही थी। आज इस प्रतिस्पर्धा युग में पूर्ण अंगों वाले पूर्ण विद्यार्थी भी पूर्ण सफलता पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में एक विकलांग युवक ने इस सफलता से यही पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अपूर्ण नहीं है। हमें लोगों को उनकी शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि प्रतिभा से आंकना चाहिए। उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया। मतलब आपने जब किसी अन्याय का विरोध किया था, जो आपको अच्छा नहीं लगा था, उसके खिलाफ बोले थे, तो उसका अनुभव आपको इसमें लिखना है। अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। आज अवधी भाषा मुख्यतः अवध में बोली जाती है, जैसे गोरखपुर में है। यह उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जैसे गोंडा, बलिया, अयोध्या आदि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे की वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।
मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।